अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इसराइल ने बिलाखिर होश से काम लेना शुरू कर दिया है क्योंकि जनूबी अफ्रीका और तुर्की ने आलमी अदालत इंसाफ में तमाम सबूत पेश करके इसराइल के सारे मजालिम पर से पर्दा उठा लिया। लेकिन अब अमेरिका ने गेम डाल दी। अमेरिका ने खतरनाक हमलों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया और इन हमलों में हूसियों समेत कई हमास करिंदों को भी शहीद किया गया है। अरब न्यूज के मुताबिक एक बयान में कहा गया कि यूएसएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस हमले में रिडार साइट को निशाना बनाया गया ताकि मलेशिया के समुद्री जहाजों पर हमला करने की सलाहियत को कम किया जा सके। अमेरिका की यूएसएस करनी ब्रिगेड ने टाइम हार्क लैंड अटैक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए यमन पर हमला किया। ये 12 जनवरी को किए गए हमलों से वाबस्ता एक मखसूस फौजी हदफ पर फॉलो इन एक्शन था। जैसे हूसियों के समुद्री जहाजों पर हमला करने की सलाहियत को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था। कल सुबह से ये हमले शुरू हुए और ताहाल जारी हैं। उसी तरीके के टेलीविजन चैनल अल-मसीरा ने इतला दी है कि इस हमले में यमनी बागियों के जेर कब्जा दारुल हुकूमत सना में अल-दलमी बेस को निशाना बनाया गया। अल-मसीरा टीवी ने सना में अपने नुमाइंदे का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट की अमरीकी बरतानवी दुश्मन दारुल हुकूमत सना को मुतअद्दिद हमलों के जरिए निशाना बना रहा है। सना में ये ताज़ा हमलों के अमरीकी और बरतानवी जंगी तैयारे बहरी जहाजों और अबदोजों के जुमा को किए गए फिजाई हमलों के एक दिन बाद हुआ। अमरीका और बरतानिया ने हूसी फोर्सेस के खिलाफ कई महीनों से बहरा अमर के जहाज रानी पर हमलों के जवाब में यमन भर में रातों रात दर्जनों फिजाई हमले किए थे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने जुमा को खबरदार किया था कि अगर वो दुनिया के इक्तिसादी तौर पर अहम आबी गुजरगाहों में से एक में तिजारती और फौजी जहाजों पर हमला बंद नहीं करते तो वो मजीद हमलों का हुक्म दे सकते हैं। और बस फिर क्या था, अमेरिका ने बरतानिया के साथ मिलकर जवाब दे दिया, जिसके बाद यमन के हूसी मलेशिया ने बहरा अमर में उनके हमलों के रद्द अमल में उनके जेर कंट्रोल इलाकों पर अमेरिका और बरतानिया की फिजाई हमलों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का अहद किया है। ताहम हकीकत ये है कि अमेरिका और बरतानिया ने अब तक मिलकर सना, हदेदा, ताज, हिजा और सादा में मुख्तलिफ मकामात पर 73 फिजाई हमले किए, जिनमें उनके 5 फौजी हलाक और 6 जख्मी हुए। लेकिन अब तक किसी जानिब से खातिर हुआ जवाब नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों, हूसियों ने यह दावा कर दिया है कि वो सिर्फ इसराइल से मुंसलिक बहरी जहाजों को निशाना बना रहे हैं ताकि इसराइल को गजा की नाकाबंदी खत्म करने पर मजबूर किया जा सके। उन्होंने अमेरिकी जहाजों पर हमला न करने का अज़म कर रखा था, लेकिन हालिया हमलों के बाद उन पर भी हमले किए जा सकते हैं। दोस्तों, उन फिजाई हमलों ने यमन में एक बहस को जन्म दिया। बुनियादी तौर पर हूसी मुखालफिन ने फिजाई हमलों की भरपूर हिमायत की और यमन में अपने जेर कंट्रोल इलाकों से हूसियों को बेदखल करने का मुतालबा किया, जबकि दीगर ने फिजाई हमलों को जारियत के तौर पर देखा और कहा कि ये यमन में अदम इस्तेकाम को हवा देंगे। इन हमलों की वजह से कांग्रेस में हंगामा भी खड़ा हो गया। दोनों बड़ी जमातों के अरकान इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी न लेने पर सदर जो बाइडेन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस के अरकान का कहना है कि हूसी मलेशिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों के लिए इजाजत का ना लिया जाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। यमन में हूसी मलेशिया के ठिकानों पर जवाबी हमलों के लिए कांग्रेस से इजाजत न लेने जाने पर हंगामा राय ने अमेरिका में एक पुरानी बहस को जिंदा कर दिया। एक जमाने से अमेरिका में इस नुक्ते पर बहस होती रही कि जंग शुरू करने का इख्तियार अवान सदर के पास होना चाहिए या कांग्रेस के पास। इन हमलों की वजह से अमेरिका को इंतहाई नुकसान भी हो रहा है, जिस पर माहिरीन का कहना है कि अमेरिका इसकी भरपाई 100 सालों में भी नहीं कर सकता। दोस्तों, किसी भी जंग के दौरान जमीनी हमले भी होते हैं और फिजाई भी। फिजाई हमलों को महफूज तरीन सफर किया जाता है क्योंकि उसमें जानी नुकसान का इम्कान कम होता है। अमेरिका न सिर्फ हूसियों के खिलाफ बरसरे बेकार है बल्कि यूक्रेन में भी बड़े पैमाने पर जंग चल रही है और रूस को पसपा करने की कोशिशें हो रही है। यूक्रेन के फौजी हकाम ने मुख्तलिफ जराये से मिलने वाली मालूमात और जानी और माली नुकसान के तजिए की बुनियाद पर बताया है कि रूसी फौजी ने 2 जनवरी को यूक्रेन के किसी सरजमीन पर सिर्फ एक फिजाई हमले में कमो बेश $50 करोड़ यानी 140 अरब पाकिस्तानी रुपए के मुसावी हथियार जाया किए। इस हमले में रूसी फौज ने कई तरह के मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए। उनमें ईरान के तैयार शुदा शायद ड्रोन और मुख्तलिफ बम्बार भी शामिल थे। पहली यलगार में 35 शायद 136 और शायद 131 स्टॉक के ड्रोन इस्तेमाल किए गए। KH-101, KH-555 और KH-55 टाइप के 70 मिसाइल दागे गए। ये मिसाइल रूस के PU-95 MS स्ट्रेटेजिक बम्बार तैयारों ने दागे हैं। ये शायद काफी नहीं समझा गया। रूस के MiG-25 के जेट ने KH-74 और M2 किस्म के 10 मिसाइल लाइट 3 कैलिबर से मिसाइल समंदर से फायर किए गए। रूस के SCO-5 टेक्निकल जेट्स सिकंदर MS मिसाइल को KH-31 पर 4 रिडार शिगन मिसाइल दागे गए हैं। मरूफ जरीदे के फॉर्मर ने बताया कि एक कैलिबर मिसाइल $5-6 मिलियन का 101 मिसाइल $1 करोड़ 30 लाख का होता है। एक सिकंदर मिसाइल $30 लाख का है और एक KH-55 मिसाइल $20 लाख का, जबकि एक EH-555 मिसाइल $40 लाख का होता है। ईरान के एक शाही ड्रोन तकरीबन $50,000 का है। रूसी हमले में इस्तेमाल होने वाला सबसे महंगा मिसाइल KH-70 डेगर था। ऐसा एक मिसाइल $1.5 करोड़ का है। रूस ने 2 जनवरी को यूक्रेन पर हमले में तकरीबन $62 करोड़ खर्च किए। एक रिपोर्ट में बताया गया कि रूस ने 29 दिसंबर के हमले में 7 से $75 करोड़ का असला फूंक डाला था। इस हिसाब से अगर अमेरिकी कार्रवाइयों को देखा जाए तो अमेरिका भी बेहद सरमाया लगा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसराइल को खुश किया जा सके। इन दादो शुमार
کے بعد یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ امریکہ پہلے سے قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس لیے ہم حملوں کے بعد امریکہ کو ناقابل یقین حد تک نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اپنا زیادہ تر اسلحہ خود بناتا ہے اور امریکہ بھی کسی حد تک اپنا اسلحہ بناتا ہے، لیکن امریکہ سرکاری سطح پر کم ہی اسلحہ بناتا ہے۔ امریکہ میں زیادہ تر اسلحہ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن نامی تنظیم کی طرف سے آتا ہے، جو سرکار سے خربوں بٹورتا ہے، اور یہی وہ تنظیم ہے جو دنیا بھر میں جنگ ہے جس کی وجہ سے ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن دنیا بھر میں اسلحہ فراہم کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے اور اسے سب سے زیادہ اسلحہ امریکہ خریدتا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل اور سعودی عرب بالترتیب زیادہ خریداروں کی لسٹ میں شامل ہے، جبکہ یہ رپورٹ تو بہت پہلے ہی سامنے آ چکی ہے۔ یہ حماس یا دیگر تنظیمیں اپنا اسلحہ خود بنا دیا، جس کے لیے وہ ٹوٹے پھوٹے اسلحے کے پرزے استعمال کرتے ہیں جو ان کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا، تاہم امریکہ اور اسرائیل کو بڑی حد تک نقصان کا سامنا ہے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ حملوں کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں بھی بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ بحیرہ احمر میں امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے یمن کے حوثی ملیشیا کے خلاف جوابی کارروائیوں سے عالمی منڈی میں خام تیل 4% سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کاربوریٹ ارننگ سیزن کی ابتدائی کے دنوں میں عالمی سطح پر تیل کے ذخائر ملی جلی کیفیت کا شکار ہیں۔ ایک ماہ کے دوران بحیرہ احمر میں ایرانی حمایت یافتہ وسطی ایشیا نے مال بردار جہازوں پر حملے تیز کیے ہیں۔ راکٹ اور میزائلوں سے کیے جانے والے حملوں کے نتیجے میں تجارتی جہاز رانی پوری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اسرائیل اور بھارت کے جہازوں کو بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ خطے کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر متعدد آئل کمپنی اپنے تیل بردار جہازوں کا روٹ بدل دیا۔ برٹش پیٹرولیم بھی اب امریکہ کی بندرگاہوں سے تیل کی ترسیل جاری رکھے۔ اس وقت صورتحال غیر یقینی ہے۔ امریکہ نے ہم خیال ممالک کے ساتھ مل کر ایک فوج بھی تیار کی ہے جو حوثیوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی پوری کے متاثر ہونے سے دنیا بھر میں تیل کی ترسیل کی شدید متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ تیل کی ترسیل میں ابھی سے مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ صورتحال زیادہ بگڑی تو ترقی یافتہ دنیا کے لیے مشکلات بڑھیں گی، کیونکہ انہیں اپنے صنعتی ڈھانچے کو مضبوط رکھنے کی توانائی کی بڑی پیمانے پر ضرورت ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔